कहा जाता है कि जब इंसान की मौत होती है, मृत्यु जब हो जाती है उसकी 72 आवर्स तक 72 घंटे तक वो स्पिरिट जो है ना उसके आसपास रहती है। एक असुर है जो काली माँ ने जिस असुर का अंत किया था रक्तबीज, तो उसका रेफरेंस यहाँ पे इस कहानी में आता है। पेरेंट्स और फैमिली से बड़ी एसेट नहीं है वर्ल्ड में। कितना बिलीव करते हो ब्लैक मैजिक के ऊपर? अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं ब्रह्मा हूँ। अगर अच्छी आत्मा है तो वही पुनर्जन्म लेगी। माँ बाप, माता पिता अपने बच्चे के लिए किसी भी हद को पार कर सकते, चाहे अगर वो पुकार मदद की पुकार एक मरे हुए बच्चे की क्यों ना। देवता और स्पिरिचुअलिटी और डीटीज और गॉड्स Yes. ये एग्जिस्ट करते हैं, तो उसकी जो कॉइन का जो फ्लिप साइड है, आत्मा है, बुरी आत्मा है, तो वो भी एग्जिस्ट करता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मेरा ये मानना कि एक आत्मा भटक सकती है, आत्मा यहाँ पे रह जाती है। कि हनुमान चालीसा का अगर हम जाप करें जितनी बार करें, तो विष्णु सहस्त्र नाम करें या राम रक्षा स्तोत्र करें, माँ का नाम लें, तो इस सब चीज़ों से हमारी ऑरा क्लीनिंग होती है। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं माधवी वाडकर नवभारत स्टूडियो से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हॉरर स्टोरीज सुनना और हॉरर फिल्म देखना किसे पसंद नहीं है। वी ऑल लव टू सी दी हॉरर, थ्रिलर एंड सस्पेंस मूवीज। डोंट वरी, आज मैं आपको कोई भी हॉरर कहानी या कोई भी फिल्म के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं द मिरर हैज अ डोर, अ हॉरर नॉवेल के बारे में, जिन्होंने लिखा है मिस्टर समीर अरोरा जी, who is a prominent screenwriter and the author of the horror novel The Mirror Has a Door। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और इस हॉरर नॉवेल के बारे में और बहुत से अलग चीजों के ऊपर भी उनसे बातें करते हैं। नमस्कार समीर सर, आपका नवभारत स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच माधवी। कैसे हो सर? सबसे पहले मैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी दुर्गा माँ हम सबको बहुत उन्नति दे, सबको बहुत प्रगति दे। थैंक यू सर एंड सेम टू यू सर। थैंक यू। लेट्स बिगिन विद द इंटरव्यू बिकॉज ना मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस बुक जी के बारे में जानने के लिए और जी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के जी। लिए। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो मैं पूछना चाहूंगी, फॉर सो मेनी इयर्स बीइंग अ प्रोमिनेंट स्क्रीन राइटर, व्हाई डिड यू डिसाइडेड टू बिकम एन ऑथर? करीब 30 साल से मैं लिख रहा हूँ अभी। यस और राइटिंग के क्षेत्र में, राइटिंग की फील्ड में सलाम वेंकी, बम्बई मेरी जान, यस, बैड कॉप्स, पटना शुक्ला, तंबी, तुला तमिल तुला करना फिल्म, नहीं, मराठी तुला करणार मराठी। नहीं, यस माधुरी, काफ़ी सारी फिल्में मिली, बहुत प्यार मिला। एक हसीना थी, टीवी शो मेरा बहुत हिट यस हुआ, तो बहुत प्यार मिला। पर एक कई बार ऐसा होता है कि कुछ कहानियाँ अनफ़िल्टर्ड तरीके से कहने का मन करता है। जहाँ पे अब एज़ अ राइटर अगर मैं स्क्रीन राइटिंग करता हूँ तो आई एम आंसरेबल टू द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, चैनल, उन सबका पार्टिसिपेशन होता है कुछ डिस्कशंस में। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद ये रूट बेटर है कहना, बट डायरेक्टर थोड़ा अदरवाइज फील करता है, तो हमें उनको सेटिस्फाई करने के लिए एक मिड रास्ता निकालना पड़ता है। पर कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत क्लोज, मन के बहुत करीब होती हैं और आपको लगता है कि जैसे मैं कहना चाहता हूँ इस पूरी कहानी को, एक अनफ़िल्टर्ड तरीके से, बिना किसी और के ओपिनियन, ओपिनियंस, यस खुद के सब खुद की ओपिनियन, दिस ओपिनियंस। इज़ मी, ये यस ये प्योर मैं हूँ। अच्छा, बुरा जैसा भी होगा काम, ये मैं हूँ। तो ऐसी एक कहानी थी, तो मैंने सोचा कि ये कहानी को मैं इस कहानी का रूप मैं नॉवल तरीके से, नॉवल के रूप में लेके आता हूँ। बट सर और मुझे पूछना, यानी आई विल लाइक टू नो कि व्हाई यू राइट दिस हॉरर नॉवेल। यानी जैसे कि पटना शुक्ला, जी हिट स्टोरी 4, तुला करना नहीं, वेरी डिफरेंट एंगल्स। जी और जी तो ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको इंस्पायर्ड किया कि टू राइट अ हॉरर नॉवेल, एंड फिर आपने जी। उसके ऊपर कैसे डेवलप किया इंटरेस्ट लाना, एंड द आइडिया कम फॉर दिस द मिरर हैज अ डोर? मिरर हैज़ अ डोर। माधवी, बहुत अच्छा सवाल है ये कि अ, मेरे हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, आई एम श्योर आप इससे रिलेट करेंगी, आर पेरेंट्स, यस है ना? उससे बड़ी बड़ी चीज़ दुनिया में नहीं है। नहीं। वो हमारे भगवान हैं, वो हमारे हमें जन्म देते हैं और जो कुछ हम पाते हैं, करते हैं, उनके आशीर्वाद से करते हैं। तो वो एक मेरे माइंड में एक फैक्टर था कि एक कहानी मैं पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहता हूँ। और एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है हमारे हिंदुइज़्म में, सनातन धर्म में, हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा जाता है, अहम ब्रह्मास्मि। यस अहम ब्रह्मास्मि का बहुत मिस इंटरप्रिटेशन लोग कर देते हैं कि
उसका इंग्लिश में मतलब है कि आई एम ब्राह्मण, मतलब लोग सोचते हैं कि ये ब्राह्मण कम्युनिटी के लिए है। कम्युनिटी द फैक्ट इज दैट अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं इस ब्रह्मांड में रहता हूँ। मतलब हम सब ब्रह्मा है, हम सब ब्राह्मण है और हम सब इस ब्रह्मांड में रहते हैं, इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि। और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप और भगवत गीता में एनालाइज करेंगे, इसका ये मतलब निष्कर्ष निकलता है कि आत्मा जो होता है वो मरती नहीं कभी। आत्मा, भगवान कृष्ण ने कहा है कि शरीर बदलती है, यस, द कपड़े सोल, बदलती है, यस, नया जन्म लेती है। लेती है। और अगर ये सब सच है, जो कि मैं मानता हूँ कि बिल्कुल सच है, इसका मतलब कि अगर अच्छी आत्मा है तो वही पूरा पुनर्जन्म लेगी और जो बुरी आत्माएं हैं वो भी पुनर्जन्म लेंगी, अपना कर्मा भुगतेंगी। तो इस दोनों कॉन्सेप्ट को लेके, अहम ब्रह्मास्मि के कॉन्सेप्ट को लेके और भगवान कृष्ण की इस भगवत गीता में जो कहना था कि री इंकारनेशन इज ट्रुथ और वो एग्जिस्ट करती है, इस चीज को मैंने मिक्स करके सोचा कि एक पैरानॉर्मल स्पेस में ओके, पेरेंट्स को लेके एक इमोशनल स्टोरी कही जाए। अगर आजकल आप देखेंगे हॉरर में आप वोक जनरेशन की कह दीजिए या यंग एडल्ट हॉरर कह दीजिए, वो बहुत नीश स्पेस होती है। मैं चाहता था जैसे शैतान फिल्म बहुत पारिवारिक यस, फिल्म यस, है ना, और आप उससे रिलेट करते हैं, रेजोनेट करते हैं। तो ऐसी ही उस जॉनर की, उस तरीके की कहानी मैं कहना चाहता था, कीपिंग पेरेंट्स एज द फोरफ्रंट। एक उनके लेंस से कहानी कहना कि अगर एक छोटे से बच्चे, 8 साल के उनके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, जान यस, चली जाती है कि एक्सीडेंट में, और वो बच्चा जब उनको हेल्प के लिए हेल्प के लिए पुकारता है पुकारता है, वहां यस। से, और ये माँ बाप समझ नहीं पाते कि हमारा बच्चा तो मर चुका है, द हमें हॉरर सब। एंड द इमोशंस हाँ, दोनों हैं इसमें। तो हॉरर भी है, डर भी भी है है। बहुत, और एक बहुत कमाल का इमोशन है पेरेंटहुड का। और ये डेडिकेशन है, मेरी कहानी जो है मिरर हैज अ डोर इज अ डेडिकेशन टू ऑल पेरेंट्स। मैं भी एक आई एम अ फादर, मैं पिता हूँ, मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, और हम सब, मैं सारे पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि एक माँ बाप, माता पिता अपने बच्चे के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं, चाहे अगर वो पुकार, मदद की पुकार एक मरे हुए बच्चे की क्यों ना हो। क्यों ना हो। तो उस कॉन्सेप्ट को लेके मुझे लगा कि हॉरर ऐसा जॉनर है जो इसको जस्टिफाई कर पाएगा, इस कहानी को, और येट इट विल बी वेरी इमोशनल, बहुत कंपेलिंग होगी, एंगेजिंग होगी। और उस स्पेस में मैंने फिर ये द मिरर हैज अ डोर कहानी लिखी। मिरर मैंने यूज इसलिए किया एज अ मेटाफर क्योंकि जितनी भी रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस हैं, पानी कह दीजिए जिसमें हम रिफ्लेक्शन देखते हैं अपनी, या आईना, मिरर कह दीजिए जहाँ से हम अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं, वो मेरा मानना है वो पोर्टल है। ओह, उस पीछे, उस दरवाजे के पीछे वो खुफिया जगह है, वो छुपी हुई जगह है जिसको हम कभी कभी एस्ट्रल वर्ल्ड कहते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं। वो रास्ता है वहां तक पहुंचने का, और कभी कभी उस रास्ते में अंधेरा आता है, उस अंधेरे में ये बच्चा फंसा है, ओह। और उस अंधेरे से ये माँ बाप किस तरह उस बच्चे को निकालते हैं, ये वो कहानी है। बट समीर सर, और एक क्वेश्चन मेरे मन में है, जी जैसे कि as you talk about the astrology also, जी। and you are the pioneer of the kundali, कार्मिक कुंडली। कार्मिक जी कुंडली, यस। जी तो हॉरर, जैसे मैंने पूछा कि हाउ यू डेवलप इंटरेस्ट इन दी हॉरर स्टोरीज, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी और ये जो चीजें हैं, इट्स लाइक द स्पिरिचुअल, जी भगवान जी इन सब में हम लोग जी मानते हैं, और हॉरर इट्स अ डिफरेंट, द जी सेकंड कॉइन, साइड ऑफ द सेकंड कॉइन। जी। तो कैसे ये डेवलप किया जो आपने आपने इंटरेस्ट? कहा, बिकॉज इट इज द अदर साइड ऑफ द सेम कॉइन। सेम कॉइन, इट यस। इज, सो अगर हम मानते हैं कि देवता और हम्म, स्पिरिचुअलिटी और डीटीज और गॉड्स यस, ये एग्जिस्ट करते हैं, यस, तो उसकी जो कॉइन का जो फ्लिप साइड है, आत्माएं, बुरी यस, आत्माएं, बुरी आत्माएं, है ना, जहाँ पे आपको खौफ हो जाए, डर हो ब्लैक जाए, ब्लैक मैजिक, मैजिक हो जाए, तो वो भी एग्जिस्ट करता है। ओके, तो अगर मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में, हाँ, इस पार्ट में था, जब तक आप इंसान देखिए, आप जब धूप में खड़े होते हैं आपको एक शैडो नजर आता है ना, यस, वो शैडो आपका ही है, आपका ही अंश है, आप उसको अपना डार्क साइड कह सकते हो। उसी तरह ये वो शैडो है एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड या स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, ये डार्क साइड तो भी उसी का हिस्सा है। अगर आप, मैं खाली जुड़ के, खाली मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड जुड़ के खाली ये कहना कि ये शैडो एग्जिस्ट नहीं करता, विल बी झुटलाना होगा इसको। तो अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का शैडो है, ये so मेरा you मानना also है। believe on the black magic and एब्सोल्युटली the other एब्सोल्युटली, side of बिल्कुल this? बिल्कुल। मेरा पैरानॉर्मल पे, मेरा आत्माओं पे, मेरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मेरा ये मानना कि एक आत्मा भटक सकती है, आत्मा यहाँ पे रह जाती है, ये कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में बहुत क्लियर है। एक बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है, मुझे पता नहीं इससे पहले आपने सुना है कि नहीं सुना है, कि हम चौथा क्यों मनाते हैं, है ना, एक पद्धति हमारे यहाँ पे हाँ, चौथा मनाने चौथा की। बनाने की,
कहा जाता है कि जब इंसान की मौत होती है, मृत्यु जब हो जाती है उसकी, 72 आवर्स तक, 72 घंटे तक वो स्पिरिट जो है ना उसके आसपास रहती है, जो बॉडी उनके रहती है बॉडी के उसके आसपास, उनके यस अपनों के आसपास। अपनों के आसपास हम रोते हैं उनके उनकी लिए लॉस यस को लेके, हम आप कहाँ चले गए, क्यों चले गए, थोड़ा और रह जाते, ये सब हमारी भावनाएं होती हैं, हम जुड़े हुए होते हैं। हमें लगता है कि वो तो चला गया जाने वाला, और हम अब पीछे, पीछे है ना, यस अब वो दुख मना रहे हैं। फैक्ट ये है कि वो भी दुख मना रही है, वो जो आत्मा है वो आसपास ही है, वो सुन पा रहे हैं, हमारे हमारे पेन को फील कर पा रहे हैं। ओके, और वो उस 72 घंटे तक हमारे आसपास रहते हैं। उनको भी उतना ही दुख है छोड़कर जाने का हमें, जितना हमें दुख है कि वो छोड़कर चले गए। और 72 घंटे बाद देयर इज अ गेटवे, जिसको हम ओके बोलते हैं कि बारदो नाम है उसका, वो एक दरवाजा सा खुलता है विच टेक्स द पर्सन, द स्पिरिट, टू द वाइट लाइट, टू कृष्णा, टू विष्णु, टू शिव। तो कई बार ये होता है कि जब अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो स्पिरिट जो है वो गेट को क्रॉस नहीं कर लेता करता, वो यहीं रह जाता है, और वो दरवाजा बंद हो जाता है। अब उसको कहते हैं भूत, क्योंकि अब वो यहाँ पे भटक रहा है, अब वो रास्ता ढूंढ रहा है, क्योंकि ये दुनिया तो उसकी रही नहीं। जिस दुनिया में जाना था, उसकी अटैचमेंट ने उसको इतना जोड़ लिया हमसे कि जाने का मौका नहीं मिला, वो गेट पे बंद हो गया, दरवाजा बंद हो गया उसके लिए। तो अब वो यहीं रहता है, जिसको हम नाम देते हैं भूत प्रेत, आप कुछ भी नाम और दे सकते इसीलिए हैं। बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि व्हेन द डेथ इज कमिंग या मृत्यु जब आ रही है तो जी, अटैचमेंट छोड़ो अटैचमेंट छोड़ो। यस वी थिंक कि जी, जी, मोस्ट ऑफ द लेडीज हैपन घर में अटैचमेंट है इससे अटैचमेंट है चीजों से अटैचमेंट है जी। वी थिंक टू रिलीव द अटैचमेंट यस, फ्रॉम द इसीलिए थिंग्स हमारे बड़े बूढ़े जो कह गए हैं कहते ना, हैं यही सब कह गए, ऋषि मुनि कह गए, बड़े बूढ़े कह गए, ये जो कहानियां हैं जो कहते हैं वो झूठ नहीं है, झूठ इट्स नहीं इनका विजडम है ये। हम उस विजडम को एक्सेप्ट नहीं करते, एम्ब्रेस नहीं करते, और फिर हम दर्द महसूस करते हैं, पेन महसूस करते हैं, बिकॉज ऑफ दीज अटैचमेंट्स। यस वी कांट लेट गो ऑफ इट। एंड वो एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा है इस कहानी में, द मिरर एज अ डोर में, कि जब लेट गो नहीं करते, तो जब अटैचमेंट रह जाती है, उसके छींटे रह जाते हैं, तो कैसा फील होता है। तो ये सर आई विल सारी एड स्पिरिचुअल चीजें, ये किताब खाली हॉरर कहानी हॉरर नहीं है, कहानी बट इस हॉरर कहानी में ये सारे कॉन्सेप्ट्स ऑफ हिंदुइज्म जो है ना, वो साथ में कुछ कुछ जुड़े हुए हैं, जो एक इंफॉर्मेशन की तरह, जो रीडर्स होंगे उनको इंफॉर्मेशन की तरह मिलेगी, इन अ वे ऑफ एंटरटेनिंग देम, एंगेजिंग देम, कंपेलिंग देम टू मूव फर्दर। और 1 डेढ़ साल की मेहनत है इसके पीछे। और ये सारी मैंने अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज जो है एस्ट्रोलॉजी की, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, उसका थोड़ा निचोड़ इसमें डाला है, जितना डाल सका मैं। तो क्या कहेंगे रीडर्स को कि ये जो कहानी है ये जो हॉरर नॉवेल है व्हाट दे विल टेक अवे फ्रॉम दिस नॉवेल सबसे पहला जो टेक अवे है कि अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करें, प्यार करें, बिकॉज उससे बड़ी ताकत हो ही नहीं सकती। माँ बाप जिस हद तक जाएंगे आपके लिए, वो दुनिया में कोई नहीं जाएगा। तो वो बहुत बड़ा टेक अवे है। दूसरा जो बहुत इंटरेस्टिंग टेक अवे ये है कि द बिलीफ ऑफ हिंदुइज्म, कि हमारा कभी अंत नहीं होता। हम सिर्फ, वो एक रास्ता है, ये रास्ता खत्म हुआ है, ये रास्ता खत्म हुआ है, अगला रास्ता शुरू होगा, नए शरीर के साथ, नई बॉडी के साथ, नई लाइफ के साथ। लाइक बट हम अपनी सारी इस जन्म में जो हमने कलेक्ट किए, कर्म कलेक्ट किए, जो विद्या कलेक्ट की है हमने, एक्सपीरियंसेस जो गैदर किए हैं, वो सब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके तो आज हम जो काम करते हैं, कोई भी स्टेप लेते हैं, वो स्टेप हमारे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर लाइफ के लिए भी डिसाइसिव है। तो अगर आज हमने कोई अच्छा काम किया, उसकी ब्लेसिंग अब आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी। अगर हमने आज कोई बुरा काम किया, तो उसकी पनिशमेंट शायद इस बार ना मिले, पर अगली बार जरूर मिलेगी। इसलिए द मेन थिंग इज कर्मा कर्मा। सो कार्मिक पैटर्न्स की बात करें तो वो बहुत बड़ा टेक अवे है। पेरेंट्स का प्यार, लव बहुत बड़ा टेक अवे है। इट्स अ फैमिली स्टोरी डिस्पाइट द हॉरर। और बहुत सारे बड़े ब्यूटीफुली माइथोलॉजी को इंक्लूड किया है इसमें। हम काली माँ का रेफरेंस बहुत स्ट्रांगली आता है। एक असुर है, जो काली माँ ने जिस असुर का अंत किया था, रक्त यस बीज, द बीज तो उसका रेफरेंस यहाँ पे इस कहानी में आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रिएटिव प्रोसेस जैसे कि मैंने खुद ने ये बुक पढ़ी है एंड आई नो द ईच एंड एवरी कैरेक्टर आर वेरी रिलेटेबल एंड इंटरेस्टिंग सो हाउ यू डेवलप ऑल दीज कैरेक्टर एंड मेक देम सो मच इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेबल व्हाइल अदर्स आर रीडिंग एक राइटर या ऑथर ना कैरेक्टर्स अपने आसपास के लोगों से, या आसपास के जो पढ़ा हो या एक्सपीरियंस किया हो, वहीं से निचोड़ निकाल के कैरेक्टर्स क्रिएट करता है ना। कुछ फिक्शन, कुछ एस्पिरेशन होते हैं, कुछ मैं बनना चाहता था या मेरे आसपास के लोग बनना चाहते थे जो बन नहीं पाए,
तो मैं कैरेक्टर्स वैसे बनाता हूँ। कुछ ट्रेट्स जो मैं आसपास देखता हूँ जैसे वो डालता हूँ मैं। तो बिकॉज ये पेरेंटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, तो मैंने अपने सारे एल्डर्स, मेरी फैमिली में जितने एल्डर्स मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, सारे माता पिता के अलावा मासी मामा ये वो सारे अपने, और खुद बीइंग अ पेरेंट, मी एंड अ वाइफ, हम सबका मैंने एक मिक्स किया इस पृथ्वी और शिवानी में। जैसे अगर आपने पढ़ा हो, पृथ्वी शेफ है ना, यस बेकर है, यस बेक चीजें केक्स बेक करता है, थोड़ा एक सॉफ्टनेस है उसका, है ना। और शिवानी इज एन आर्टिस्ट, यस है ना, शी इज अ पेंटर एंड पेंटर शी अपने आर्ट में अपना एक्सप्रेशंस निकालती है, वो अपने एक्सप्रेशंस अपने केक के थ्रू निकालता है। तो इसमें बहुत सारा, मैं ये कहूँगा कि मैंने थोड़ा सा, मैं जैसा पेरेंट हूँ शायद, मैं आई एम लिटिल मोर सॉफ्टर। और जानवी जो है वो आर्टिस्ट है, शी इज अ यस सिंगर। तो मैंने अलग फॉर्म दिया उस शिवानी को, मैंने उस आर्ट को पेंटिंग का रूप दे ओ दिया। शी एक्सप्रेसेस हर इमोशंस वाया हर सिंगिंग, हर म्यूजिक, शी इज एन आर्टिस्ट लाइक दैट। सो तो यू रिलेट सो आई, हाँ, सो मैं यस वो चीजें मैंने क्योंकि मैं उनसे रिलेट करता हूँ सारी चीजों से, तो मैंने कुछ अपना अंश आप कह सकते हो इसमें डाला, कुछ जानवी का अंश शिवानी में डाला, कुछ मेरी माँ का, कुछ मेरी मदर इन लॉ का, कुछ मेरे मामा का, कुछ, तो मैंने अपने आसपास जो एल्डर्स देखे उसी तरह से इन पेरेंट्स को बिल्ड किया। सो आप ये कह सकते हैं कि पृथ्वी शिवानी मेरी फैमिली के बहुत सारे एल्डर्स का एक मिश्रण मिश्रण है, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन है। किसी यस का कोई ट्रेड अच्छा लगा, किसी का कुछ अच्छा लगा, तो वो डाल के मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया सो यू उन ऑब्जर्व कैरेक्टर्स में। एवरीथिंग एंड हाँ, उसमें ये सभी राइटर्स कैरेक्टर्स ऑब्जर्वेशन से डेवलप ही सब यस क्रिएट करते हैं, तो मैंने वो क्रिएट किया। रोहन के लिए जो प्यार है, जो अपनापन है शिवानी और पृथ्वी का पृथ्वी में, अ, वो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को लेके जितना ऑब्सेस्ड हैं या प्यार करते हैं, या मेरी माँ जितना मेरे लिए फील करती है, तो वो जैसे मैं गारंटी से कह सकता हूँ जो पृथ्वी शिवानी कहानी में करते हैं, अगर मेरे साथ ऐसा होता मेरी माँ इससे ज्यादा करती। क्या राइट सो इन दैट वे इट इज अ ट्रिब्यूट टू माय मदर, द स्टोरी एंड माय पेरेंट्स। सो वहां से मैंने ये किरदार उठाया, ये किरदार को फ्लैश आउट दिया, फ्लैश किया, उनको एक रूप दिया, बट दे जिंदगी आर दी रियली उनको। इंटरेस्टिंग सर ईच एंड एवरी कैरेक्टर्स जैसे जी मैंने कहा कि मैंने ये कहानी पढ़ी है और जी जब मैं पृथ्वी को देखती हूँ तो मेरे सामने डायरेक्टली एक पृथ्वी कैरेक्टर्स खड़ा हो जाता है जी शिवानी रोहन जी एवरीवन स्टैंड अप इन माय माइंड जी नाउ सर लेट्स टॉक अबाउट द राइटिंग प्रोसेस कोई भी कहानी जब हम सुनाते हैं या लिखते हैं लिंक होना बहुत जरूरी होता है बिकॉज बाय मिस्टेक अगर हम कहीं भी कट हो जाते हैं लिंक थ्रू से तो वही कहानी बताना सुनाना या लिखना बहुत मुश्किल होता है सो वाइल राइटिंग दिस हॉरर नॉवेल कैसा एक्सपीरियंस था और उसी के साथ जैसे कि मैंने कहा कि हॉरर नॉवेल जब हम पढ़ते हैं या सस्पेंस थ्रिलर जब होता है ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जैसे कि एटमॉस्फियर है स्ट्रक्चर्स है कैरेक्टर डेवलपमेंट है इन सब के बारे में मुझे आप क्या बताएंगे देखिए, जो आपका पहला सवाल था ना कि मैं स्क्रीन राइटिंग में रहा कई यस साल तक, या हूँ, मैं अभी भी स्क्रीन राइटर हूँ अ साथ में। प्रोमिनेंट स्क्रीन राइटर आई तो कैन से जितना मेरा स्क्रीन राइटिंग में हमें विजुअल सिखाते हैं, हमको एक 2 घंटे में एक कहानी कहनी है, एक फिल्म की कहानी कहनी है, ज़्यादा वक्त होता नहीं है, लेस ऑफ डायलॉग्स मोर ऑफ विजुअल, दैट्स हाउ वी आर टॉट कि इसको आपको स्क्रीन पे कैसे आप देखेंगे, वो लेके आना है। तो मेरी ट्रेनिंग, प्राइमरी ट्रेनिंग रही विजुअल क्रिएट करने की ओके हमेशा, है ना। तो वो बड़ा हेल्प हुआ जब मैं अपनी नॉवल लिख रहा था। और हॉरर ऐसा जॉनर है जहाँ पे आपको माहौल जो है ना वो बहुत मायने करता है। राइट तो आपको यस इमेजिन करना पड़ता है कि ये विजुअल स्क्रीन पे कैसा दिखेगा। कैसे दिखेगा तो वो मेरे लिए बड़ा हेल्प रहा, मेरी ट्रेनिंग पूरी स्क्रीन राइटिंग की इससे बड़ी हेल्प हुई। जब मैं सीन्स कंस्ट्रक्ट कर रहा था तो मैं इमेजिन कर पा रहा था कि जब स्क्रीन पे आएगा तो ये ऐसा होगा, पीछे ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होगा, ये जब बनेगी कहानी स्क्रीन पे। तो उसको मैं टेक्स्ट फॉर्म में, क्योंकि नॉवल टेक्स्ट फॉर्म होता है, उस पे लाने की कोशिश कर रहा था, और वो काफी हद तक आई फील आई हैव बीन एबल टू अचीव दैट। यस तो टोटली द फैक्ट दैट आई वाज ट्रेन टू बी अ फिल्म मेकर एंड अ फिल्म राइटर एंड स्क्रीन राइटर, उसने बहुत हेल्प की मेरी टू क्रिएट दैट एम्बियंस। जो एम्बियंस की आप बात कर रहे हैं कि वो खूबसूरत एम्बियंस आ जाए हमारा, यस वो आप एक्चुअली फील करें कि अगर मर्डर हो रहा है कोई, तो वो एक्चुअली ऐसे हो रहा होगा। उसमें वो स्क्रैच के निशान निशान वो ब्लड, वो पूल, आई हैव डिवाइस वेरी ओरिजिनल मर्डर सीक्वेंसेस इसमें जो होते हैं वो। तो उसको मैंने इमेजिन किया था कि ये स्क्रीन में बनेगी ही कहानी,
कहीं ना कहीं कभी जाके, और जिस दिन बनेगी वो शायद ऐसा विजुअल उसका इम्पैक्ट आएगा। तो मैंने वो सबको फैक्टर इन किया वाइल राइटिंग और रिप्रोड्यूस किया इन टेक्स्ट फॉर्म इन द बुक। एंड बहुत सारे रिव्यूज जो आ भी रहे हैं, मेरे को अमेजोन पे काफी रिव्यूज आ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि इट लुक्स लाइक अ स्क्रीन प्ले इन yes, इन अ फॉर्म ऑफ बुक, which I feel is a victory। मुझे लगता है कि वो मैं अचीव करना चाह रहा था, और वही मेरी ओरिजिनल वॉइस है ना। yes. वो अगर अगर एज अ स्क्रीन राइटर मैं वो नहीं कर पाया, तो देन आई वुड बी अपने ही विद्या, अपनी ही गेन नॉलेज को मैं कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं दे रहा हूँ, उससे ऐसा कुछ फील होगा। चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैं कोई कहानी बताती जी हूँ, और जबकि अगर वो हॉरर कहानी हो, तो एक बार भी अगर लिंक मिस हो गई तो हाँ, फिर से वो लिंक से जुड़ना बिल्कुल और वो बिल्कुल। करना, और आपने तो ये पूरी स्टोरी लिखी है, जी तो कोई जी, चैलेंजेस आपको आए बहुत थे? बहुत चैलेंजेस आए। और कहानी का जो ओपनिंग था, वही 5-6 बार तो ओपनिंग हमने चेंज किया। ओके। पहले कहानी किसी और पॉइंट से शुरू हो रही थी, कहीं और जा रही थी। पहला ड्राफ्ट लिखा गया, पहला ड्राफ्ट उतना पढ़ के उतना सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा। फिर वी वेंट बैक टू द बेसिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भाई अगर एक थ्रिलर हॉरर कह रहे हैं, सबसे पहले ऑडियंस को हम कैसे हुक करें, पहले ओपनिंग सीक्वेंस से ही। अगेन यहाँ पे जो मेरी ट्रेनिंग थी काम आएगी, अगर हम फिल्म देख रहे होते, अगर ओपनिंग सीक्वेंस अच्छा नहीं हुआ, तो राइट। ऑडियंस वहीं पे यू लूज द ग्रिप ऑन द ऑडियंस। तो यहाँ पे हमारी ऑडियंस रीडर्स हैं, तो रीडर्स को कैसे ग्रिप किया जाए, फिर ओपनिंग चेंज की, फिर ओपनिंग चेंज की। फाइनली चौथी पांचवी बार हमें जो अभी ओपनिंग है कहानी की, वो फाइनली लैंड हुई, हमने वहां से कहानी शुरू की। राइटिंग इज अ प्रोसेस जहाँ पे ब्रिक बाय ब्रिक ना आप एक वॉल बनाते हैं, राइट। है ना। एक वॉल इरेक्ट कर रहे हैं आप, और ईंटें लगा रहे हैं, उसको सीमेंट से भर रहे हैं, ईंटें लगा रहे हैं, फाइनल पेंट मार के उसको पॉलिश लुक देते हैं हम, है ना। पर उसके अंदर वो स्केलेटन तो ईंटों और वो सीमेंट यस। वाला ही है। तो हम जब ईंट बना रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा था कि अभी हमने यहाँ से ईंट हिला दी क्योंकि ओपनिंग यहाँ पे ले आए, तो हाँ। वॉल गिर जाएगी, राइट। है ना। तो अब फिर से उसको कैसे भरा जाए। सो इट इज ऑलवेज री राइटिंग, आई थिंक इज द बिगेस्ट प्रोसेस। एंड आई थिंक सारे राइटर्स जो होंगे इससे जरूर रिलेट करेंगे, माधवी रेजोनेट करेंगे कि री राइटिंग इज द मोस्ट टफेस्ट प्रोसेस। पहला ड्राफ्ट लिखना, पहली बार चीज को ले आना। आप भी लिखते होंगे अपने जर्नी में या एज, यस। तो आपको पता है कि आपने पहला ड्राफ्ट लिख लिया या पहला वर्जन लिख लिया उसका, उसके बाद आपको कई बार लगता है नहीं 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 नहीं, ये अच्छा ये था, बेटर यस था बेटर दूसरा। था, यस। तो वही प्रोसेस है, थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट तरीके से प्रोसेस होता है इसमें री राइटिंग का, और कई बार मल्टीपल री राइट्स होते हैं, तो वो एक चैलेंज होता है। और उसमें सबसे बड़ी बात होती है राइटर, देखिए ऐसा है ना कि राइटर, फिल्म जब बनती है, क्रू होता है, कैमरामैन होता है, आज आप मेरे सामने हैं, है ना, एक क्रू है यहाँ पे, हम जिसके साथ हम शूट कर रहे हैं, मल्टीपल पीपल। राइटिंग इज अ वेरी आइसोलेटेड प्रोसेस, मैं और यस। मेरा कंप्यूटर, राइट है ना, राइट। या मैं, मेरा पेन और मेरी डायरी, डायरी, पेजेस यस। उतने ही होते हैं। अब वो उसमें कई बार इंसान पेशेंस से हार मान जाता है, इम्पेशेंट हो जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू टू हैव अ रिलेशनशिप विद योर लैपटॉप और विद अ पेन एंड पेपर, है ना। इट्स लाइक अ मैरिज हैपनिंग, यस। और आप यू कैन गेट बोर्ड। बोर्ड, आप यस। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नहीं हो सकता इस पे, तो किसी और डायरी के साथ, किसी और कहानी के साथ कहानी के साथ आप उस कहानी से आपको जुड़े हो, कहानी है से ना। जुड़ना है, तो यस। आप उसके साथ हो, पूरी तरह उसके साथ हो। एंड आई थिंक दैट इज द की सक्सेसफुल राइटिंग के पीछे। बीइंग अ पेशेंट री राइटर is the most important part of being able to sustain as a writer or as an author. मैं सभी व्यूअर्स या राइटर के जी लिए एक क्वेश्चन पूछूंगी, जी बिकॉज मैंने ये बुक में देखा है कि सस्पेंस है, थ्रिलर है, जी। और ईच एंड एवरी सस्पेंस, उसके लिए कुछ आपने टेक्निक्स यूज किए हैं या जो कोई टिप्स अदर राइटर्स के लिए हो सकते हैं? हाँ, मैंने इसमें जो टेक्निक, मैंने बम्बई मेरी जान जब लिखा, मेरा वो पहला ओटीटी शो था अमेजोन पे, बहुत सक्सेसफुल हुआ, एक्सेल के साथ था वो, प्रोडक्शन के साथ। इट वाज बेस्ड ऑन दाऊद इब्राहिम, एक बुक थी डोंगरी टू दुबई, उसका रूपांतर था, उसका एडेप्टेशन था। तो जब वो लिख रहा था मैं, वो मेरा क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था टू वर्क विद एन ओटीटी एंड लाइक समवन लाइक अमेजोन, तो वो मुझे बड़ा कमाल का ट्रेनिंग मिला उस समय। और हम जब लिख रहे थे कि उस समय टेक्निकल चीजें समझ आई, क्लिफ हैंगर्स क्या होते हैं, आप किस हुक पे कहानी छोड़ते हो, क्लिफ हैंगर, कोल्ड ओपन क्या होता है, मतलब आप कहानी को एक किस एपिसोड को किस सीन पे ओपन करोगे कि ऑडियंस हो जाए कि अब हमें पूरा एपिसोड देखना पड़ेगा। और क्लिफ हैंगर तब होगा कि अगले एपिसोड में जाने के लिए इंटरेस्ट हो, कि राइट यार ऐसे राइट। जगह पे कहानी खत्म हुई है, अब अगला तो देखना ही हाँ, पड़ेगा। क्योंकि ये कहानी जब मैं रीड कर रही थी, जी आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, हाँ दिस इज द सेम थिंग कमिंग इन माय करेक्ट माइंड। करेक्ट। तो मैंने वो फॉर्मूला ना इस किताब में लगाया कि जिस तरह बिंज वॉचिंग की बात होती है, यस। उस तरह बिंज रीडिंग को अगर हम उससे अगर इक्वेट करें,
तो यानी कि हर चैप्टर में एक कोल्ड ओपन की तरह फील हो, ओपनिंग सीक्वेंस स्ट्रांग हो कि अब हम आगे पढ़े, आगे 3 सीन क्या होने वाले हैं, और जो चौथा सीन और पांचवा सीन हो, जो क्लिफ हैंगर जिसको कह सकते हैं आप ओटीटी टर्म्स में, तो क्लिफ हैंगिंग मोमेंट क्या होगा कि शिट अब क्या हो गया, अब अब क्या तो होगा? आगे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ यस। पे एक हुक पे आके छोड़ दिया। तो मैंने टेक्निकली उस तरीके को किताब में यूज कर लिया, ओटीटी या वेब सीरीज की मेरे एक्सपीरियंस को, मैंने निष्कर्ष को इस बुक में मैं इस तरह से ले आया। So can you tell me about your favorite horror stories or the films or the author, और उन ऑथर का कितना इम्पैक्ट हुआ आपके इस राइटिंग स्किल्स में? बहुत हुआ है। मेरे फेवरेट ऑथर, हॉरर ऑथर है स्टीफन किंग, ओह। जिनकी कमाल कमाल की बुक्स बहुत अडेप्ट हुई हैं। सिमेट्री, शाइनिंग, ये प्रोमिनेंट फिल्म्स रही हैं, प्रोमिनेंट बुक्स रही हैं उनकी। शाइनिंग तो इज़ वन ऑफ द मोस्ट, आज भी उसको लोग कहानी को देख के कोशिश करते हैं उसके क्लाइमैक्स को इंटरप्रेट करने की। मतलब ऐसी कमाल की एक हॉरर कहानी, कल्ट क्लासिक कह सकते हो आप शाइनिंग को। तो उनका बड़ा फ्लेवर, उनका कहानी कहने का तरीका, या वो जिस तरह कहानी कहते हैं, आप अगर देखें बहुत इमोशनल। पेट सिमेट्री अगेन इज अ स्टोरी ऑफ पेरेंटिंग की कहानी है। अगर आपने, मुझे पता नहीं आप जानते कि नहीं पेट सिमेट्री के बारे में। बाप है जिसका बच्चा मर जाता है, और वो चाहता है कि मैं इसको, और उसको पता है कि एक पेट सिमेट्री है जिसकी लेजेंड ये है कि अगर वहाँ पे डॉग्स, मतलब जो पेट्स मरते हैं, अगर आप उनको वहां बेरी करो तो पेट जिंदा होकर लौट आता है। ओह। तो वो सोचता है कि शायद मैं अपने बच्चे को अगर वहां बेरी कर दूं तो मेरा बेटा जिंदा होके आ जाएगा, और अगले दिन बेटा जिंदा होके आता है। माय गॉड। एंड उसके बाद जो हॉरर है कहानी का, आप पेट सिमेट्री आप फिल्म देखिए या पढ़िए। सो कहीं ना कहीं वो आप कह सकते हैं वो छींटे हैं मुझ में, क्योंकि एंड वो, दैट इम्पैक्ट हाँ, इन योर कि राइटिंग स्टीफन किंग स्किल्स। भी बहुत ही इमोशनल पर्सन मुझे लगता है। मैं कभी मिला नहीं उनसे, रहे होंगे, क्योंकि उनकी कहानियों में वो इमोशन है। शाइनिंग में अगर आप देखेंगे, अगेन इट्स अबाउट इन सम वेज अबाउट दैट फादर, जो जैक निकल्सन का कैरेक्टर है। तो आई थिंक इट इज वो सबकॉन्शियस लेवल पे शायद वो इम्पैक्ट है कहीं ना सर कहीं। जैसे आपने कहा कि ये राइटर्स के बारे में, एंड मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ ना, आई एम फीलिंग यू आर वेरी इमोशनल पर्सन। जी सो कौन से ऐसे एक्सपीरियंस आपने खुद किए हैं इन योर पास्ट हिस्ट्री जी। कि जो इस बुक में हमें दिखाई दे रहे हैं, और या मेरा, ये आपका पॉइंट सही है, मैं बहुत ही इमोशनल पर्सन हूँ। इमोशनल एज इन एवरी एस्पेक्ट, एज अ ब्रदर, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, एज अ सन। मैं हर एरिया में बहुत बहुत सेंसिटिव, अपनी फैमिली फैमिली अटैच। फैमिली यस। से बहुत अटैच्ड हूँ, फैमिली के लोगों से बहुत अटैच्ड हूँ। तो वो फीलिंग कहीं ना कहीं है, वो, और वो इसीलिए है क्योंकि लाइफ हैज, कोई कंप्लेंट नहीं है, ये मेरी जर्नी, मेरे कर्मास है। बट लाइफ काफी रोलर कोस्टर रही है, ऊपर नीचे काफी, लाइफ में नीचे ज्यादा रहा है, ऊपर कम रहा है, आई वुड से। बट नो कंप्लेंट्स, बट इन दैट जर्नी जो मैंने देखा ना, माय मॉम, माय वाइफ, माय सिस्टर, द वुमेन ऑफ माय हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड है। द मैन ऑफ द हाउस, आई वुड से, हम एक्चुअली थोड़े से इमोशनल, और आप बोल सकते हो एक स्टेप बिहाइंड है इन टर्म्स ऑफ द इमोशनल स्ट्रेंथ। दे आर फार स्ट्रॉन्गर। तो वो मेरा हमेशा टेक अवे रहा है कि मेरी माँ जितनी स्ट्रॉन्ग वुमेन वुमेन मैंने देखी नहीं। एंड जिस तरह से उन्होंने, एक टाइम था जब हमारे पास, हम फाइनेंशियली बहुत वीक पोजीशन में थे, मेरी माँ, मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर ने छोले भटूरे बनाए थे, और हम छोले भटूरे सेल करते थे दूसरे स्टॉल्स में जाके। वो दिन भी देखा है हमने कई महीनों तक, और मील्स में हम सिर्फ वही खाते थे क्योंकि और कुछ था नहीं उस समय। सो मैंने, वो मेरा हमेशा माइंड में था कि पेरेंट्स वाली बात बहुत पेरेंट्स। स्ट्रांग रही है। तो मेरी बहुत सारी कहानियों में आपको एक पेरेंट वाला एंगल बहुत स्ट्रांग नजर आएगा। चाहे किताब हो, चाहे फिल्म्स हो, आगे जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें भी, द फीलिंग ऑफ पेरेंटल सेक्रीफाइस एंड पेरेंट्स बीइंग स्ट्रांग एंड डूइंग, गोइंग टू एनी लेंथ्स फॉर द चाइल्ड, वो एक आपको पैटर्न मेरी कहानियों में नजर आएगा, क्योंकि वो मैं फर्स्ट हैंड बहुत एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। राइट। मैंने अपनी फैमिली को हर हद पार करते हुए देखा है, मेरे हैप्पीनेस के लिए, या हम फैमिली की हैप्पीनेस के लिए, अचीवमेंट्स के लिए। तो वो डेफिनेटली मेरा एक, मैं कैरी करता हूँ, और मैं हर कहानी में उसका कुछ हिस्सा, कुछ छींटे रहे कहानी में, वो मैं चाहता हूँ। और मैं आपके चैनल के द्वारा, आपके द्वारा ये जरूर कहूँगा सबको, पेरेंट्स और फैमिली से बड़ी एसेट नहीं है वर्ल्ड में।
उसको ज़रूर एप्रिशिएट करें। सो मैं जस्ट देख रही हूँ कि आंसर में यू आर वेरी अटैच, अ फैमिली मैन, इमोशनल जी, ऐसे, और एस्ट्रोलॉजी आल्सो, द जी, नॉलेज ऑफ एंड जी, द लाइक द मास्टरी इन एस्ट्रोलॉजी एंड कार्मिक कुंडली। जी। तो मैं अगर सोचूं ना कि कोई चीजें रहती है जो हमें अट्रैक्ट करती है उस शैली के बारे में जानने के हुँ, लिए, सो ऐसी कौन सी चीजें थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया हॉरर शैली जानने के लिए? हुँ। एंड क्या ये हॉरर जो जॉनर है, क्या इससे भी हमें कुछ इश्यूज या कोई डीपर थीम मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। मैंने आपने अभी बात की 2005-6 के आसपास। 2004 में मेरे जुड़वा बच्चे हुए, एक बेटा-बेटी। 2006 के आसपास मैं बहुत ही बैड सिचुएशन में था, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर एंगल में, और मुझे लगा था कि शायद एवरीथिंग हैज़ कम टू एन एंड। ओ, मतलब समझ नहीं आ रहा था मुझे कि इसके आगे जर्नी क्या हो सकती है। और वहाँ मैंने एस्ट्रोलॉजी का पहले, और जितने मैं उससे पहले मिला एस्ट्रोलॉजर को, सबने मुझे कहा आपकी चार्ट में शनि नीच का है, ये है, वो है, और कुछ नहीं हो सकता आपका, मतलब। और तब मेरे माइंड में आया कि अगर कुछ नहीं हो सकता तो भगवान ने 2 बच्चे मेरी ज़िंदगी में क्यों भेजे? कोई वजह रही होगी, और कोई, हर बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है। राइट। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि कुछ नहीं होगा। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद अब एस्ट्रोलॉजर बनूँगा, खुद सीखूँगा ओके। एस्ट्रोलॉजी, और खुद अपना इलाज करूँगा ओके। एस्ट्रोलॉजी से। एंड दैट्स हाउ 2007 से लेके मैंने आई जंप्ड इनटू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, और ये सब आप जिनको अल्टरनेट हीलिंग मोडालिटीज़ कह सकते हैं, ऑकल्ट फील्ड कह सकते हैं। और जब मैंने उसमें डाइव इन किया और उसमें सीखना शुरू किया ये सब चीज़ों को, तब मेरा एक्सपोज़र ज़्यादा हुआ टुवर्ड्स द पैरानॉर्मल वर्ल्ड आल्सो। ओके, बिकॉज़ दिस इज़ द वन साइड ऑफ द कॉइन, यस, द जैसा मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी, उसका यस। शैडो साइड, साइड्स, स्पिरिचुअलिटी का शैडो साइड इज़ द डार्क वर्ल्ड, डार्क वर्ल्ड, है यस। ना? तो जितना मैं स्पिरिचुअलिटी में डाइव इन कर रहा था और इंडल्ज कर रहा था, मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसके डार्क वर्ल्ड जो है, अल्टरनेट वर्ल्ड जिसको कह सकते हो, या कॉइन का अलग साइड कह अलग सकते साइड हो, के सेकंड साथ। साइड कह सकते हो, उसको भी मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसको ओके। भी मुझे समझना पड़ेगा, तो इसको ज़्यादा खूबसूरत, बेहतर तरीके से समझने के लिए। जब तक मुझे शैतान के बारे में नॉलेज नहीं होगी, मैं भगवान को कैसे ग्लोरीफाई होऊँगा? अगर रावण की, आज अगर हम राम की अगर बात करते हैं, अगर रावण जैसा असुर उसकी ज़िंदगी में नहीं होता, तो राम पुरुषोत्तम राम नहीं बन पाते। उनके पुरुषोत्तम राम बनने के पीछे एक असुर का वध था, रावण नाम के असुर का वध था, डेमन किंग, सो व्हाट है इज़ ना? योर एक्सपीरियंस फ्रॉम दिस, कि जैसे कि आप बोलते हैं कि राम भी है, रावण भी है। जी। तो आपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस किए हैं ब्लैक मैजिक इन योर ओन मैंने लाइफ? पर्सनल लाइफ में ब्लैक मैजिक एक्सपीरियंस नहीं किया, पर मेरे कुछ दोस्त हैं जो और कुछ एक्सटेंडेड रिलेटिव्स भी हैं हमारे, जिन्होंने ऐसा फील किया कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि क्या होता है जब ब्लैक मैजिक होता है ना, आपके जो देखने वाले, वो भी शायद इससे, उनमें से शायद कुछ होंगे जो रिलेट करें, वो आपको एक पैटर्न में फंसा देते हैं। मतलब आप चाहे कुछ भी करें, आपके साथ होगा वही जो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर ने आपके खिलाफ एक रिचुअल कर दिया है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप एक लूप में फंसे रहेंगे, आप जितनी मेहनत कर लें आपके बैंक में पैसे नहीं आएंगे, आप जो कर लें पैसे आएंगे तो चले जाएंगे, आप हमेशा स्ट्रेसफुल फील करेंगे। तो कहीं ना कहीं कहते हैं बुरी नज़र, बुरी नज़र, बुरी यस। नज़र, ब्लैक मैजिक। अब ब्लैक मैजिक जब बुरी नज़र कहते हैं, कभी कभी अनइंटेंशनल भी होता है। मैं आपसे जस्ट जेलस फील करता हूँ, पर मेरे वाइब्स इतने स्ट्रांग हैं कि मेरी जेलसी ने आपके सक्सेस को खींच लिया नीचे। अब मैंने चाहा नहीं वो, पर मैंने जेलस फील किया कि माधवी इतनी जेलस, माधवी इतनी सक्सेसफुल है ना? तो ये अनइंटेंशनल ब्लैक मैजिक कह सकते हैं उसको आप। और एक इंटेंशनल होता है जहाँ पे आप वूडू, आप जानते हो वूडू करते हैं, डॉल्स, डॉल स्पिनिंग होती है, ब्लैक मैजिक रिचुअल्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, मतलब बहुत बड़े लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं, हमारे आसपास एग्जिस्ट करती हैं। हमें लगता नहीं है, पर हो सकता है आप जिस स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हो और एक अच्छा हैंडसम सा लड़का या खूबसूरत लड़की आपके साथ गुजर रही हो, वो ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर हो। So any stories, or मतलब do you have like the real story, or do you experience आई something हैव with मेनी रियल स्टोरीज, मेनी सच थिंग्स दैट आई हैव डॉक्यूमेंटेड आल्सो, और मेरे आने वाली कहानियों में एक एक सर कोई शेयर छोटी सी उसमें से? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक नेम्स हियर, बट जब मेरा 2011-12 की बात है, एक मेरा फ्रेंड एक लीगल केस में बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व था, और निकल, उसके पेरेंट्स मतलब फादर इन्वॉल्व थे और निकल नहीं पा रहे थे उस केस से बाहर। तो मैंने पूछा, उसको पूछा, तो उसने मुझे पूछा कि तू पढ़ रहा है एस्ट्रोलॉजी के बारे में? यस। तब मैं प्रोफेशनली करता नहीं था एस्ट्रोलॉजी, मैं तब पढ़ ही रहा था, सीख ही रहा था। तो तुझे क्या लगता है, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? तो
थोड़ा सा हम डिवेट कर रहे हैं राइटिंग वर्ल्ड से, राहु केतु जो प्लैनेट्स होते हैं ना, इनकी पोजिशनिंग चार्ट में आपको इंडिकेशन दे सकती है कि अगर आप पे ब्लैक मैजिक होना पॉसिबल है या नहीं है। तब तक मैं उतना तो समझ चुका था इन ग्रहों के बारे में। तो मैंने फादर की चार्ट देखी उसकी, और मैंने बोला मेरा प्रोफेशनल ओपिनियन तो नहीं है, पर मुझे ऐसा फील होता है कि योर फादर कुड बी पॉसिबली एक ऐसा हुआ है शायद अंडर द प्रोसेस ब्लैक मैजिक। तो पर तू किसी प्रोफेशनल से राय ले और सजेशन ले, एंड इसका काउंटर अगर है तो दे वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू टेल यू अबाउट इट। तो उसने राय ली, और मुझे कुछ महीनों बाद मैं भूल भी गया इस बात को। तो कुछ 6-8 महीने बाद उसका कॉल आया कि मैंने पापा को बताया तेरे ओपिनियन के बारे में, और पापा को लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने और थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया, और उनकी जो स्टेप सिस्टर थी उस केस में जो इन्वॉल्व थी, वो लगता है कि उन्होंने ऐसे कुछ किया था, क्योंकि पापा को अपने ऑफिस में कुछ वो एक एप्पल मिला जो काला हो चुका था, ऐसे कुछ चीजें मिली जो अननेचुरल थी। और फिर मैंने बोला कि भाई देन अब इसका निवारण कैसे करना है ये मैं जानता नहीं, यू हैव टू फाइंड समवन हु कैन काउंटर दिस। बिकॉज बहुत बार सर ऐसे होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये ब्लैक मैजिक कुछ इफेक्ट है या क्या है। कुछ काम से आने के बाद सर दुखना, डिप्रेशन जाना, फीलिंग ऑफ एंजाइटी या चिड़चिड़ घर में होना, मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है। वी कम टू टेक अ नेम, मूड स्विंग्स हो रहे हैं या कोई स्ट्रेस लिया है, ऐसे हो रहे हैं। बट आई थिंक वी आल्सो नीड टू थिंक अबाउट द ब्लैक मैजिक। आप देखिए, इसीलिए आप शैतान फिल्म अगर आप देखें, है ना, एक सामने एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी है, जिसमें एक बहुत सिंपल तरीके से एक फूड प्रोडक्ट एक्सचेंज में वो माधवन बैठा है वहाँ पे, वो खा लेती है अजय देवगन की डॉटर, एंड देन हेल इज अनलीश्ड, यू नो। इसीलिए आप, अगर आपको याद होगा, मेरी वाइफ तो हमेशा कहती थी मेरे बच्चों को, उससे पहले भी सारे, आई एम श्योर सारे मदर्स अपने बच्चों को कहते हैं कि भाई स्कूल जाओ तो अगर आपको कोई चॉकलेट कुछ दे दे, है ना, तो आप पोलाइट रूड मत होइए, ले लीजिए उसको, बट डोंट कंज्यूम इट, बिकॉज वी डोंट नो द स्ट्रेंजर, राइट। आपको पता नहीं वो स्ट्रेंजर कौन है, आपको किस इंटेंशन से दे रहा है ना। इंटेंशन से बड़ी कोई चीज नहीं है माधवी, बहुत पावरफुल होती है इंटेंशन। सो अगर इंटेंशन आपका बुरा हो किसी के लिए, वो कहीं ना कहीं उसको पुल डाउन करेगा। इसीलिए कहते हैं कि हनुमान चालीसा का अगर हम जाप करें, जितनी बार करें, विष्णु सहस्त्र नाम करें या राम रक्षा स्तोत्र करें, माँ का नाम लें, तो इस सब चीज़ों से हमारी ऑरा क्लीनिंग होती है। हम लाइफ में मीटिंग के लिए जाते हैं, हमें पता नहीं उस मीटिंग में उस सामने वाले की इंटेंशन हमको लेके सही थी नहीं थी, जेलसी था नहीं था, हम कैरी करके ले आए उस ऑरा को जो हमारे लिए सूटेबल नहीं है। तो जब हम ये करते हैं तो हम अपने आप को प्योरीफाई करते हैं इन दैट वे, है ना। तो अगर हम ये रेगुलर हैबिट बना दें इसको, किसी न किसी भी, जिस भी डीटी को मानते हैं, जिस भी शक्ति को हम मानते हैं कि एग्जिस्ट करती है, उसका मंत्र जाप करना, उसकी 2 बार नाम ले लेना, उससे प्योरिफिकेशन होती है हमारी ऑरा की। थोड़ा अलग जाती हूँ टॉपिक पे, जैसे ये टॉपिक है श्लोक, हनुमान चालीसा, कितना इम्पोर्टेंट है आज यूथ के लिए ये जानना कि सनातन हमारा जो धर्म है कितना इम्पोर्टेंट है। आई थिंक इट इज वेरी इम्पोर्टेंट, और हमें भगवत गीता को तो खासकर हमको हमारे एक्चुअली सिलेबस में पैन इंडिया इंक्लूड करना चाहिए। उसकी जो ट्रांसलिटरेशन या ट्रांसलेशन है उसका, संस्कृत तो सारे बच्चे नहीं जानते, एक्चुअली हम सबको जानना चाहिए संस्कृत के बारे में थोड़ा सा, पर जो नहीं भी जानते उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, ट्रांसलिटरेशन, जिस तरह हम इंग्लिश, मराठी, हिंदी लैंग्वेजेस हमारे एक होते ही हैं पढ़ने के लिए, उसमें अगर हम ये ऐड कर लेना थोड़ा सा चैप्टर भगवत गीता का, 18 तो चैप्टर्स है ना, ऐसा भी नहीं कि ज़्यादा बड़ा सिलेबस है, बट उससे हम अपनी लाइफ को कैसे जीना है ना, उससे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। खाली पढ़ाई के लिए नहीं, आई थिंक भगवत गीता में वो रहस्य छुपा हुआ है जो आपको अपने एंजाइटी या वरी या डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है। अगर हम उसको रोज सुने, उसकी बातों को सुने, अपने तरीके से, अपनी भाषा में, अपने ट्रांसलेट लैंग्वेज में सुने, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसकी सीख इम्पॉर्टेंट है। तो वो अगर सबकॉन्शियस लेवल में हमारे बैठ जाएगी ना, हमारा यूथ ज्यादा एम्पावर्ड होगा। यस, और द्वेष, मत्सर, ये सभी चीजों से डायरेक्टली वी विल कम। आई एम श्योर कि इवन इफ अगर आपको 10-15% या 20% भी इम्पैक्ट कम होता आज के हमारे स्ट्रेसफुल सोसाइटी का, वो बहुत बड़ा फैक्टर है।
राइट सर। है ना। आज इमेजिन करिए अगर आज 20% यूनिवर्सल बर्डन कम हो जाए, सारे जितने लोग हैं हमारे आसपास, आप इमेजिन कर लिए कि मेरे कंधों से 20% बोझ वो हल्का हो गया आज सब सिर्फ, तो कितना आप लाइट फील लाइट करेंगे। फील करेंगे, और वो यस। भगवत गीता में, हमारे उपनिषद में, हमारे पुराणों में वो ताकत है। उसको हम अगर सामने ले आए अच्छे इजी लैंग्वेज में कहने के लिए लोगों के सामने, राइट। है ना, तो लाइफ कैन, इट कैन बी अ गेम चेंजर। आई रियली फील इट कैन बी अ गेम चेंजर। Now let's come again to जी the mirror has a door. जी क्या जी कहेंगे जी जी रीडर से, व्यूअर से कि कहाँ से, यानी कैसे वो कनेक्ट हो सकते हैं ये बुक्स के लिए एंड जी। टू योर राइटिंग आल्सो? द मिरर हैज अ डोर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सारे ई पोर्टल्स पे अवेलेबल हैं, फिजिकल फॉर्म में है, फिजिकल बुक है, ई बुक्स हैं, और आप वहाँ से ले सकते हैं। मेरे मेरे काम के साथ जुड़ सकते हैं। ये मेरी पहली किताब है। मेरी दूसरी किताब बहुत जल्द मई में शेड्यूल्ड है आने वाली, विच इज़ अ नॉन फिक्शन बुक। मेरे एक्सपीरियंसेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी का एक हिस्सा है जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ मेरी भाषा में, मेरे तरीके So I से। will come to know the other side of the coin, right? यस In यस your यस next book. यस। Wow. तो वो होगा। तीसरी किताब भी मेरी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे, इट्स अ लव स्टोरी कॉल्ड वर्ड्स वर ऑल ही हैड। वो जून या जुलाई में वो भी आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तीसरी किताब आएगी। मेरी चौथी किताब काम शुरू करूंगा ये सब खत्म करने के बाद। तो बुक्स मेरे लिए अभी बहुत मायने रख रहे हैं, क्योंकि बुक्स में मैंने बड़ा एंजॉय किया ये लिखते हुए किताब को, और जो फ्रीडम महसूस किया मैंने, कोई कहने वाला नहीं था, मतलब मैं ही अपना फिल्टर था। Yes. मैं ही अपना जज था। नहीं, ये ऐसे मत करो, ये ऐसे हाँ, मत तो लिखो। जो भी किताब में लिखा है, जो आप पढ़ेंगे, ये प्योर मेरे इमोशंस है, मेरी कहानी है, मेरा तरीका है कहानी कहने का, मेरी नॉलेज है, सब कुछ इसमें जो है मैं ओन करता हूँ इस चीज को। तो जो क्रिटिसिज्म भी आएगा वो भी ओन करता हूँ, और जो एप्रिसिएशन आएगा वो भी ओन करता हूँ मैं। तो क्रिटिसिज्म मिलेगा तो मैं बेटर काम करूंगा अगली बार, दैट आई कैन प्रॉमिस। ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा, और जो एप्रिसिएशन, जो थपथपाएंगे मेरी पीठ, को मैं दिल से अभी से ही थैंक यू कहता हूँ, जो कर चुके हैं। और रीडर्स को कहूंगा कि ये आप किताब जरूर लें, आप एंजॉय करेंगे। इफ नॉट फॉर एनीथिंग, बहुत एंटरटेनिंग बुक है ये, और बहुत प्यारी कहानी है, जो हर माँ बाप, हर माता पिता, हर बच्चा बहुत एंजॉय करेगा ये So कहानी। अगर ये कहानी इन शॉर्ट हाँ। सस्पेंस वाली कहना चाहेंगे तो वो कैसे होगी? अगर मैं इस कहानी को समराइज करूं, Yes. तो इस कहानी को समराइज मैं इस तरीके से करूंगा कि अ, आपके माता पिता या कोई भी माता पिता जब अपने बच्चे की तकलीफ सुनते हैं, उसकी पुकार सुनते हैं, वो किस हद तक जाएंगे अपने बच्चे को समाधान करने में, उसको उस तकलीफ से मुक्ति दिलाने में, ये वो कहानी है। So this इट is इज a अ वेरी story. इमोशनल Yes. स्टोरी। इट Emotion. हैपेंस टू बी इन द जॉनर ऑफ हॉरर, बट कहानी बहुत इमोशनल है, कहानी बहुत फैमिली ओरिएंटेड है, और एक परिवार की कहानी है। So कैसे एक्सपीरियंस था ये कहानी लिखते वक्त आपका? बिकॉज दिस इज द हॉरर स्टोरी। मैं हॉरर बुक पढ़ रही थी, फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो बुक्स पढ़ते हैं या जो जी। राइटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, सो वी थिंक अबाउट दैट, अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है। व्हाइल यू आर राइटिंग दिस बुक, कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस आपने कुछ किए, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और समथिंग लाइक दिस? नहीं, इनफैक्ट जब मैं ये बुक लिख रहा था, कई सीन्स लिखते हुए मुझे मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे घर के एल्डर्स के लिए एप्रिसिएशन और बढ़ा। मैंने बहुत सारे इंसिडेंट्स जो मेरे बैक ऑफ द माइंड में थे, जो जो कहीं रह गए थे शायद थोड़े से, वो उभर के वापस आ गए। So viewers को क्या कहेंगे, where the people can get more information about your book and on your writing also? हाँ, मेरे ज़्यादा एक्सपीरियंसेस एक्चुअली इमोशनल रहे, मोर देन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऑफ हॉरर। क्योंकि जब लिख रहा था मैं, वो जो इमोशनल मोमेंट्स मैं जब रिक्रिएट कर रहा था, शिवानी, पृथ्वी और रोहन के, मैं अपने आप को रिलेट कर रहा था अपनी मॉम से, मैं मेरी वाइफ को रिलेट कर रहा था मेरे बच्चों से। वो बच्चे भी मेरे 20 साल के हो गए हैं, बट वो जो जर्नी रही है बचपन से उनको बिल्डअप करने की, ब्रिंगअप करने की, जो मेरी वाइफ ने बहुत खूबसूरती से संभाला, उनकी एजुकेशन को भी साथ में। तो वो उनके बीच की जो इमोशंस थे, जो मोमेंट्स थे, छोटी छोटी बातें थी, वो मैं रिमेम्बर कर रहा था। मैं वो ही इमोशंस को रिक्रिएट करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा था, और तो वो बहुत इमोशनल फील कर रहा था।
तो लिखते लिखते मैं बाउट्स होते थे जहाँ पे मैं रोने लगता था, मैं इमोशनल हो जाता था कहीं कहीं घंटों के लिए, फिर वो कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए मैं उसी मूड में रहता था, क्योंकि मैंने अभी भी वो फ्रेश एक्सपीरियंस किया है। राइट। फिर मेरी डॉटर हरियाणा में पढ़ती है, तो मैं फिर तब कई बार उसको कॉल करता था, ज़्यादा मिस करता था उसको मैं। तो ये सब जर्नी रही एक्चुअली व्हाइल राइटिंग दिस, क्योंकि सो यू एक्सपीरियंस ओल्ड मेमोरीज। ओल्ड मेमोरीज सारी मेरी, मैं पहली किताब थी मेरे लिए, बहुत स्पेशल बुक थी। मैं इसको अपना बेस्ट एफर्ट देना चाहता था, और अपने ही सारे जो एक्सपीरियंसेस है, इमोशनल जर्नी रही है मेरी, उन सबको थोड़ा सा निचोड़ के जूस की तरह इसमें डालना चाह रहा था। तो बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस था आई वुड से इसमें। सो मैं कहूँ एक बार, मुझे कहीं भी नहीं लगा दिस वाज योर फर्स्ट बुक, बिकॉज इट्स रियली अ कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरर एंड द थ्रिलर एंड विद द इमोशंस। जी बिकॉज मैं जब ये बुक रीड कर रही थी, व्हाइल रीडिंग आई एम रियली थिंकिंग कि मैं एक मूवी वॉच कर रही हूँ शैतान के जैसे। जी एंड आई होप कि ये बुक का जल्द से जल्द मूवी ऑन थिएटर मैं देख पाऊँ, बिकॉज जी इट्स रियली वेरी ऑसम जी बुक एंड इट कीप्स यू गोइंग ऑन दी, लाइक हम लोग बोलते हैं ना कि वी गॉन इन दैट बुक्स, कि हाँ हम जी लोग उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ रियली आई एम थिंकिंग अबाउट पृथ्वी, शिवानी, रोहन, ये सब हाँ कैरेक्टर्स दिमाग में आ हाँ जाते हैं। हाँ हाँ। सो आई रियली अप्रिशिएट फॉर दिस योर राइटिंग एंड बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू सो एंड मच, आई थैंक यू होप सो मच। each viewers and the readers will love to watch today's interview। एंड हाँ जैसे जी आपने कहा कि अगर उन्हें हाँ भी ये बुक्स रीड करना है तो वो हाँ। साइट विजिट कर सकते हैं। एंड और कुछ कहना चाहेंगे सर जाते बस मैं जाते यही व्यूअर्स कहना से? चाहूँगा कि थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। आपका नवभारत का बहुत-बहुत शुक्रिया। जो देख रहे हैं उन सबको बहुत प्यार, क्योंकि नवरात्र के दिन मैंने पहले ही शुरू में कहा था मैंने, आप सबको माँ दुर्गा का आशीर्वाद। मेरी किताब को ज़रूर सपोर्ट करें। अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। किताब लेके ज़रूर पढ़ें, अपने रिव्यूज़ दें, अच्छे-बुरे जैसे भी। मैं किस तरह काम आगे बेहतर कर सकता हूँ, मैं और मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। आप अपना फीडबैक दीजिए, एंड प्लीज़ 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 किताब को मेरी द मिरर हैज़ अ डोर को आप ज़रूर सपोर्ट करें, पढ़िए किताब को, और मुझे अपना फीडबैक दीजिए। बस ये कह के मैं सबको थैंक यू कहूँगा, आपको थैंक यू कहूँगा। All the best from Navbharat also, sir, and we are hoping to have another interview with यस, your coming two books. यस, Yes, एब्सोल्युटली, बहुत जल्दी। thank थैंक you. यू।